मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना। अब आप दोस्तों समझ रहे होंगे कि मैं ये गाना गा के आज क्यों शुरुआत कर रहा हूँ। जो आपका चैप्टर है वो उसी तरह का चैप्टर है जो कि आपके सामने दिख भी रहा होगा। और जो आप पार्ट टू आप जब पढ़ते हो 12 का हिस्ट्री का, तो उसमें सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो यात्रियों का नजरिया है। और जो यात्री होता है वो क्या होता है, हमेशा घूमता रहता है, हमेशा मस्त रहता है। और घूमते घूमते ही अपनी चीजों को क्या कर लेता है, कोई कोई यात्री उसका वर्णन कर लेता है। बस इसी चीज को मैं लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं राहुल सिंह, आपकी आर्ट्स की फैकल्टी, 12 का चैप्टर पार्ट टू का चैप्टर 1, जिसमें कि आपको पढ़ना है यात्रियों के नजरिए, जिसमें उन्होंने अपने समाज के बारे में, उस समाज के बारे में जहां जहां उन्होंने यात्राएं की हैं उसके बारे में बताया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो बात है ये बात है 10वीं से 17वीं सदी की। मतलब कि 10वीं यानी कि 1000 ईस्वी से लेकर और 1700 ईस्वी तक के बीच में जो यात्री हैं, ठीक है, जिन्होंने यात्राएं की हैं, कहाँ की, कहीं 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 भारत के आसपास की या भारत की यात्रा जिन्होंने की है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। इसमें 3 यात्रियों की बात होगी जो कि आपके सामने होगा, दिख रहा होगा। कौन कौन सा? अल बरूनी की बात होगी, दूसरी बात होगी इबन बतूता की, और एक फ्रांसवा बर्नियर की। ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। फोकस सिर्फ और सिर्फ करना है कि अगर आप मान के चलते हो कि अगर आप यात्रा करते हो कहीं की भी यात्रा करते हो, आप भोजपुर में हो, अगर आप राजगीर की यात्रा करते हो, यहाँ से राजगीर की यात्रा करते हो, तो आप कैसे जाओगे? आप अगर ट्रेन पकड़ते हो तो फिर पटना भाया होते हुए, गया होते हुए आप राजगीर पहुंचोगे। ठीक है। अब उस श्रेणी में या मतलब उस यात्रा के क्रम में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। खेत खलिहान समाज के बारे में बहुत लोगों से आप ट्रेन में मिलोगे, उनसे बातें करोगे, है ना। अगर आप चाहो, आप भी उस समय क्या हो, यात्री हो, है ना। तो आप चाहो तो उस चीज को क्या कर सकते हो, अपने नोटबुक में या अपने डायरी में या एक कविता के माध्यम से या एक कहानी के माध्यम से आप उस चीज को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बस इस चैप्टर में इसी चीज पे फोकस करना है कि जो जो यात्री, हम तीनों यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, वो तीनों यात्री क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने यात्रा की है और यात्रा करते के क्रम में अपनी चीजों को उन्होंने क्या किया है, एक किताब के उसमें उसको लिख दिया है। ठीक है। संग्रह कर दिया है उस चीज का। सबसे पहले जो बात होगी कि मैंने बोला है कि इस अध्याय में हम यात्रियों के सफरनामे के बारे में क्या करेंगे, क्योंकि यात्रियों का काम है क्या है, सफर करना। ठीक है। उन्हीं में से कुछ यात्री सुदूर देशों से आकर, मतलब कि बहुत सारे दूर 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 देशों से आकर क्या करते हैं, यहाँ पे बस जाते हैं। ठीक है। और बसते हैं तो वहां के समाज के बारे में, वहां के राजनीतिक मतलब कि पॉलिटिकल चीजों के बारे में, चाहे मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे प्रशासन चलता है, उन सब चीजों के बारे में क्या करते हैं वो लोग, लिखते हैं। अब इस अध्याय में जो 3 व्यक्ति का मैंने नाम लिया, उसमें सबसे पहले आएगा अलबरूनी। ये आपका ऑब्जेक्टिव अब स्टार्ट होता है कि किन 3 यात्रियों का वर्णन होता है। तो याद रखेंगे अलबरूनी का, इबन बतूता का और किसका, फ्रांसवा बर्नियर का। ये अलबरूनी कब आया है, 11वीं शताब्दी में। ठीक है। कहां से, कहां पे आया था, उज्बेकिस्तान। बगल में है पाकिस्तान जो आपको दिखता है, उसके बगल में सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया पड़ता है। और मध्य एशिया में ही क्या है, एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। ठीक है। वहां का यात्री है। यह है इबन बतूता जो 14वीं शताब्दी में आया है। ठीक है। और मोरक्को से, ठीक है, मोरक्को भी आपका पड़ता है यूरोप में, एक छोटा सा देश है मोरक्को। वहां का ये क्या है, यात्री है। कौन, इबन बतूता। यही सब क्वेश्चन आता है कि अलबरूनी कहाँ का यात्री था, तो उज्बेकिस्तान का। इबन बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का। कब आया अलबरूनी, तो 11वीं शताब्दी में। इबन बतूता कब आया, 14वीं शताब्दी में। सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद एक यात्री था, फ्रांस से आया था। फ्रांस भी यूरोप में ही है। फ्रांस की राजधानी क्या, फ्रांस की राजधानी क्या है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, फ्रांस की राजधानी क्या है, हमेशा सुनते होगे पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। तो वहीं से आया था यह यात्री, क्या नाम है इसका, फ्रांसवा बर्नियर। तो इजी याद करना है, फ्रांस से फ्रांसवा। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये आया था। ठीक है। तो तीनों के बारे में हम इतनी जानकारी सबसे शुरू में याद रखें इंट्रोडक्शन के रूप में। उसके बाद अब एक एक करके जो है अपने यात्रियों के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। मैंने ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी इसको बनाने की कोशिश की है। ठीक है। तो इसको देखते चलेंगे कि अलबरूनी, आपके किताब में लिखा हुआ है अलबरूनी तथा किताब उल हिंद। अब इसका सबसे पहले आपका हेडिंग जो है ना, इसी से ऑब्जेक्टिव एक बनता है कि किताब उल हिंद करके जो पुस्तक है या रचना है, किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, अलबरूनी ने। ठीक है।
अब पहला आपका हेडिंग है ख्वारिज्म से पंजाब तक, है ना। ख्वारिज्म एक जगह है और वहां से पंजाब तक की यात्रा की उसने। जैसे कि मैंने अभी भी एग्जांपल दिया ना कि आप आरा से अगर गया जाओ, राजगीर जाओगे तो क्या क्या पड़ेगा, तो वैसे ही ख्वारिज्म से उसने स्टार्ट की अपनी यात्रा और पंजाब तक कैसे पहुंचा है और कौन कौन सी चीजें उसने लिखी है, उसी चीज के बारे में हम लोग क्या करना है, अलबरूनी के बारे में पढ़ना है। अब जन्म कहाँ, पहला ऑब्जेक्टिव अलबरूनी के बारे में कि जन्म कहाँ हुआ था, तो आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में। तो ये ख्वारिज्म जो जगह है वो कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में ही है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन अगर आ जाता है कि उज्बेकिस्तान के अजरबैजान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में, उज्बेकिस्तान के ऐसा मतलब करके चार ऑप्शन देता है, तो आप याद रखोगे स्पष्ट कि उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में। ठीक है, कब हुआ था, तो सन 1900 बल्कि 973 में। ठीक है, 973 ईस्वी में। अभी क्या चल रहा है 2023, तो आप इमेजिन कर सकते हो तो 973 में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, कई भाषाओं का ज्ञान था उसको, बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता था वो, जिनमें सीरिया, ठीक है, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये सब शामिल है ना। देख सकते हैं इमेज में इनको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो ऑब्जेक्टिव आता है कि ये कब और किस सुल्तान ने इसको कहां ले आया था, उज्बेकिस्तान ले आया था। देख लो, सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ। ठीक है, किसका, सुल्तान महमूद का। ठीक है, सुल्तान महमूद ने कहा आक्रमण किया, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में, और वहीं पे ये पैदा हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे विद्वान कवियों को उसने क्या किया, उठा लिया। ओके, और उठा के अपनी राजधानी कहां ले गया, गजनी। ठीक है, कहां ले गया, गजनी ले गया, और अलबरूनी भी उनमें से एक था। तो यहां से ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि अलबरूनी को, है ना, ख्वारिज्म से गजनी कौन ले गया, तो सुल्तान महमूद। ठीक है ना, कब ले गया, तो 1017 में। ख्वारिज्म पर आक्रमण सुल्तान महमूद ने कब किया, तो 1017। ये तीन ऑब्जेक्टिव यहां से इस लाइन से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी को धीरे धीरे ये क्या हुआ, गजनी जब ले गया ना, तो उसको शुरू शुरू में तक सब लोग कटपटा लगता है कि भाई किडनैप करके ले गया है, लेकिन धीरे धीरे शहर पसंद आने लगा, विद्वान आदमी था, उसको भी महाराज क्या करने लगे, पसंद करने लगे। ठीक है, जो सुल्तान महमूद था, और अपने ही दरबार में उसने क्या किया, उसको बहुत बड़ा पद दिया। ठीक है, इज्जत सम्मान दी, और उसको उसने क्या किया, मृत्यु तक, मतलब 70 वर्ष तक जब तक जिया वो क्या हुआ, वहीं पर गजनी में ही रहा। ठीक है, अलबरूनी को गजनी में ही भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। उसने भारत को जानना चाहा, क्योंकि भारत के उस समय, क्योंकि भारत एक महान देश था, ऋषि मुनियों का देश था। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने का मन किया, मतलब ब्राह्मणों से, पुरोहितों से उसने बातचीत की, और बातचीत की तो क्या हुआ, उसको दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब फिलॉसफी जो समझ में आता है। ठीक है, कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब चीजें उसको जानने की मिली। वेद पढ़ा उसने, उसने पढ़ा उपनिषद, सारा कुछ पढ़ा, फारसी में ही पढ़ा, फारसी में उसका अनुवाद किया और उसके बाद पढ़ा। ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत में लिखा जा रहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसका फारसी में अनुवाद करके और फिर क्या किया, उसको पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान किस तरह से, कई भाषाओं का ज्ञान था उसको, ये तो हम लोग को पता है। अलबरूनी भाषाओं की तुलना तक ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। उसने क्या किया, संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि, पतंजलि अभी भी पतंजलि चलता है ना, तो पतंजलि का क्या है, कौन है पतंजलि, पतंजलि रामदेव नहीं है, पतंजलि तो रामदेव कंपनी का नाम है ना। सबसे पहले योग गुरु जो थे, जो योग लेकर आए थे, उनका नाम क्या था, पतंजलि था। बहुत मतलब कि पहले के आदमी है पतंजलि। ठीक है ना, योगा अभ्यास जो चलता है आज, पतंजलि का ही है। अब पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। पतंजलि ने क्या लिखा था, व्याकरण का ग्रंथ भी लिखा था, उसको भी अलबरूनी ने क्या किया, कहीं ना कहीं अनुवाद किया। और उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए, ब्राह्मण मित्र बोले होंगे कि अलबरूनी एक काम करो, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो, विद्वान आदमी हो, एक काम करो, जो एक गणित की किताब है यूक्लिड, उसको क्या करो तुम, संस्कृत में अनुवाद कर दो। ठीक है ना, तो उसने ये भी किया। तो ऑब्जेक्टिव ये भी आता है कि यूक्लिड जो कि गणित की किताब है, उसको किसने संस्कृत में अनुवाद किया, किसने किया, अलबरूनी। ठीक है ना, तो इस चीज से स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ एक मुस्लिम कंट्री में जन्मा आदमी, ठीक है ना, गजनी में रहने वाला आदमी, भारत के संस्कृत से कितना प्रभावित था, और संस्कृत में उसने क्या किया, अनुवाद किया, है ना। किसी चीज, किसी भी आदमी के लिए, अभी तुम्हें कहा जाए कि उर्दू में तुम किसी चीज का अनुवाद कर दो, तो कर पाओगे नहीं ना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो इसने पढ़ा होगा तभी तो, है ना। अब देखिए,
उसने जो यात्रा वृत्तांत लिखी वह पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैला है। अब ये सहारा कहाँ है? सहारा रेगिस्तान कहाँ है पता है आपको? अफ्रीका में है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? सहारा। अपने यहाँ का कौन सा है? राजस्थान में कौन सा है? थार। थार जो गाड़ी चलती है ना, थार जो है राजस्थान में है और सबसे बड़ा मरुस्थल। और अफ्रीका में कौन सा है? सहारा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। ठीक है। अब यहां से लेके और एक वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी कहाँ पड़ती है? यूरोप में ही पड़ती है। जैसे कि अपने यहाँ की गंगा नदी है ना, वैसे ही यूरोप की बहुत बड़ी नदी है। कौन सी? वोल्गा। वोल्गा। ठीक है। अब देखो, हिंदू जो शब्द है, हम लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं, वो कहां से निकला है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले। ठीक है ना। लिखता है, किताब में ही है। आप देखिए, आप देखिए किताब। अरे पलटिए भाई, पूरा पलटिए। देखिए वो ब्रैकेट में जाइए, हिंदू, वहां तक। हाँ, तो एक एक लाइन थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। मैं तो इतना आसान कर देता हूँ चीजों को कि 10 लाइन पढ़िए, 3 पेज खत्म हो जाएगा। तो उतना पढ़ने की क्या जरूरत है ना। चलिए, हिंदू शब्द जो है लगभग 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द था। समझ लो, हिंदू जो है, हम लोग हिंदू हिंदू करते हैं, वो कहां से निकला है? फारसी शब्द से निकला है। फारसी भाषा है और जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। जो सिंधु नदी बहती है ना, सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है, ठीक है ना, पंजाब से होते हुए सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है। तो सिंधु को ही हिंदू लोग बोलते थे। वहां के जो लोग रहते थे ना, उसको ही क्या कहते थे? हिंदू। तो याद रखना कि सबसे पहले कहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाता था? सिंधु नदी के किनारे जो बसे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले बटा हुआ नहीं था ना, वो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है। अरबी लोगों ने इस फारसी भाषा शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। उसके बाद लोग क्या कहने लगे? धीरे धीरे बढ़ के हिंदी कहने लगे वहां के निवासियों को। उसके बाद तुर्कों ने सिंध से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को क्या कहा? हिंदवी का नाम दिया। किसने दिया? तुर्कों ने। ठीक है। तो ध्यान देना कि हिंदू या हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? तुर्कों ने दिया। अब समझ लो कि हिंदू फारसी भाषा से निकला, फिर क्या बना अपना? कौन सा? अल हिंद, हिंदी। ठीक है ना। ये हिंदू हिंदुस्तान कहां से निकला? तुर्की ने दिया। ठीक है। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। ये शुरू में हिंदू हिंदू का, आप इतना स्पष्ट रखिएगा कि हिंदू हम लोग के लिए यूज नहीं होता था। हिंदू क्या होता था? सिंधु नदी के किनारे जो बसे लोग थे उनके लिए प्रयोग होता। हिंदू धर्म के रूप में प्रयोग नहीं होता था, है ना। धर्म के रूप में प्रयोग नहीं होता था। बाद में जब लिखा गया है रामायण महाकाव्य हई हो, तब जाके हिंदू को क्या किया गया? प्रमोट करके, और मतलब कि उस धर्म के नाम, मतलब हिंदू को धर्म बना दिया गया। ठीक है। चलिए, किताब उल हिंद, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अलबरूनी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? कब हुआ था जन्म? 1900, हाँ, 973 में। कहां पर? देश का नाम ही बता दो। अरे मन हो, इतना याद रखो ना, इतना याद रखो ना। उज्बेजा रहा है मन, तो उज्बेकिस्तान याद रखोगे। उज्बेजा के पैदा हो गया था। ठीक है ना। हाँ, उज्बेजा के पैदा हो गया, इतना ही याद रखो। याद करने का तरीका होना चाहिए। उज्बेकिस्तान के कहाँ पे? किस शहर में? ख्वारिज्म में, है ना। कब आक्रमण हुआ वहां पे ख्वारिज्म में कि उसको गजनी ले गया गया? 1017 में। ठीक है। और किसने किया था? सुल्तान महमूद ने, है ना। उसके अलावा जो उसकी यात्रा वृत्तांत है, उस किताब को क्या कहते हैं? किताबुल हिंद। अब उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने जा रहे, किताबुल हिंद में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। इतना ऑब्जेक्टिव कम से कम याद रखेंगे। अब पहला ही लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट होगा कि जो किताबुल हिंद है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में। ठीक है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, मतलब कि सब कुछ पे A to Z, देख रहे हो, मूर्ति कला वगैरह सब पे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। और 80 अध्याय में विभाजित है, मतलब कि 80 पाठ में इसने अलबरूनी, मतलब किताबुल हिंद को क्या किया है? अलबरूनी ने लिखा है ना। अलबरूनी ने लिखने की जो शैली थी उसे आज के कुछ विद्वानों ने लगभग ज्यामितीय संरचना, मतलब कि एक तरह से ज्योमेट्री वाली संरचना जो होती है ना, उस तरह से उसने उस किताब को लिखा है। क्योंकि गणित में बहुत ज्यादा क्या था, इसको इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स में। तो इसलिए अपने किताब को भी उसने लिखा ना तो ज्यामितीय रूप में। अब
कैसे लिखा होगा वो तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक अगर यात्रा किया होगा ना तो उसको त्रिभुज का शेप दे दिया होगा, चाहे चतुर्भुज का, चाहे किसी भी चीज का रूप दे दिया होगा ज्यामिति टाइप से, और उसमें क्या कर दिया होगा, उसने वर्णन कर दिया होगा कि मैं यहाँ से गुजरा, ठीक है, मैंने यहाँ या ये देखा, ये राजा का शासन था, ऐसा ऐसा करके लिखा होगा, ठीक है। निश्चित रूप से उसकी कृतियां अरबी में थी, पर वो उसने क्या किया, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक सभी भाषाओं में क्या किया, उसका अनुवाद किया, ठीक है। अब देखिए, खत्म हुआ, एक यात्री का हमने यात्रा वृत्तांत पढ़ लिया, उसमें से जो 5-10 ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखेंगे, उसके उसको, ठीक है। उसके बाद बैठिए, उसके बाद इब्न बतूता का रिहला, दूसरा जो अपना ये है टॉपिक है ना। अब इसमें क्या है, पहला ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि इब्न बतूता कौन है, दूसरा विद्वान है, इसका जो किताब है इसका नाम क्या है, रिहला। जैसे कि अलबरूनी का किताब का नाम क्या था, किताबुल हिंद, ठीक है। अब ये कहां से आया था इसको पहले देख लेते हैं कि अरबी भाषा में लिखा गया था इब्न बतूता, याद रखोगे, ठीक है। इब्न बतूता जो है अरबी भाषा में लिखा गया है, उसका यात्रा वृत्तांत जो है रोहिला के नाम से जाना था, मतलब रिहिला के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में ये आया था, ठीक है। कहां से आया था उसको भी देख लेंगे, अरे मोरक्को हो गया है, मोरक्को, शुरू में ही बताया था मैंने, मोरक्को कहां पर है, यूरोप में, ठीक है। मोरक्को का यात्री है, और इसने क्या किया, इसका जन्म जो हुआ था एक पंजियत नाम का एक स्थान है, ठीक है, वहीं पे हुआ है, और एक शिक्षित परिवार में हुआ था जो कि सीरिया में, ये सब जानने की जरूरत नहीं है कहाँ पे हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ इतना जानना है कि कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो कब हुआ था, 14वीं शताब्दी में भारत आया था, और कब कहाँ पे हुआ था, मोरक्को में, ठीक है, मोरक्को में, याद रखेंगे। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता जो थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया, यात्रा किया, लोगों से बात की, और बातों को ही क्या किया, उन्होंने रिहला में लिख दिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आज भी आता है, कंपटीशन में भी आता है कि इब्न बतूता ने जिस पुस्तक को लिखा वो क्या था, रिहला था। किस भाषा में था, तो कौन से भाषा में, अरबी भाषा में, ठीक है। कब ये इंडिया आया था, तो 14वीं शताब्दी में, है ना। ये तीनों ऑब्जेक्टिव अभी भी आता है। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था, और वह 9 देशों का लगभग यात्रा किया उसने, ठीक है, और उसके विषय में बहुत क्या लिखा, यात्रा वृत्तांत में उसने अपने लिखा, ठीक है। अगला आता है कि 1332-33 में, है ना, जब वो यात्रा कर रहा था, तो सबसे पहले वो मक्का की तरफ, मक्का मदीना जानते हो ना, लोग जाते हैं ना, किधर, सऊदी की तरफ, ठीक है ना, मक्का मदीना, उधर जाते हैं लोग, तीर्थ यात्राएं की, और सीरिया, इराक, पारस, यमन, ओमान होते हुए, पूर्वी अफ्रीका होते हुए कहां तक पहुंचा, व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा की। उसके बाद उसने क्या किया कि मध्य एशिया से होकर कहां गए, 1333 में स्थल मार्ग से सिंधु पहुंचा। तो ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंधु कब पहुंचा, मतलब कि इंडिया पहुंच गया है कब, 1333 में, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना, के बारे में उसने बहुत सुना था। तो ये भी याद रखना कि जब इब्न बतूता आया था तो कौन था, दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। और उसने संरक्षक के रूप में उसने क्या किया, इब्न बतूता को रखा बहुत दिनों तक, ठीक है, उसको सम्मान दिया, और फिर वो सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश, न्यायाधीश समझते हो, न्यायालय में देखते हो, कोर्ट में जो फैसले सुनाते हैं, जस्टिस, उसी को बोलते हैं क्या, काजी, ठीक है। इसी का उन्होंने क्या कर दिया, इसको पद दे दिया, किसको, इब्न बतूता को, किसने दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। देखो इसकी यात्रा इतनी खतरनाक यात्रा है, ये यूरोप है, ये कहाँ अफ्रीका है, ये सब होते हुए कहाँ पहुंचा, इंडिया पहुंचा था वो, ठीक है। अब देखिए, वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, फिर उसने विश्वास खो दिया और उसको जेल में डाल दिया गया। हो सकता है कुछ गलत किया हो, राजा को पसंद नहीं आया मोहम्मद बिन तुगलक को, उसने क्या किया, उसको जेल में डलवा दिया। फिर कुछ दिन बाद मतलब गलतफहमी दूर हुई, तो फिर से उसने क्या किया कि राजकीय सेवा, मतलब कि वही न्यायाधीश बनाया, और फिर बोला 1342 में कि मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दे दिया, ठीक है, ओके। अब चीन का आदेश मिला कि आप जाइए, चीन घूम के आइए, चीन जाइए और हमारे दूत के रूप में आप जाइए, और वहां पे क्या कीजिए, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, ठीक है। तो उसने अपना मालाबार होते हुए, मालाबार कहां पर है, भारत में, जो कर्नाटक केरल का देखते हो ना जगह, वो है अपना क्या, मालाबार तट, और मालाबार तट से होते हुए वो 18 महीनों तक यात्रा करके श्रीलंका पर जाने का निश्चय किया, श्रीलंका भी गया, ठीक है। इसकी यात्रा देखते रहो, क्योंकि यात्राओं का शौकीन था ना, और 9 देशों की यात्रा किया इसने, ठीक है।
अब एक बार उसने क्या किया कि मालाबार से होते फिर मालदीव गया, फिर चीन गया, फिर आसाम गया, ठीक है ना। ऐसे ही करके उसने बहुत सारी यात्राएं की हैं, और यात्रा करते हुए जब वो 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का क्या किया, निश्चय किया कि अब चलो चलते हैं अपने घर। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो से की जाती है। तो क्वेश्चन याद रखना कि मार्को पोलो मतलब कि क्या बोलते हैं, इब्न बतूता की यात्रा किससे ये की जाती है, कंपेयर की जाती है, तुलना की जाती है, तो मार्को पोलो की यात्रा से, ठीक है। उसके बाद इब्न बतूता के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन का समय लगा। समझ लो कितना, मतलब पंजाब से दिल्ली जाने में उसको कितना, 40 और 50 दिन, मतलब समझ लो कि पैदल या घोड़े से ही बेचारा यात्रा करता होगा। तो इतनी यात्रा की है उसने। उसके बाद उसने बोला है कि दिल्ली से ग्वालियर तक की जो 40 दिन की है, और दिल्ली की दूरी कितनी है, 10 दिन की है। तो इस तरह से देख सकते हो कि कितनी यात्रा उसने की है, और पैदल और घोड़े पे, है ना, ठीक है। तो इब्न बतूता का ये सफरनामा है, अभी स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिहला के बारे में पढ़ लेंगे, और इस तरह से इब्न बतूता अपना क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। अलबरूनी का किताबुल हंद खत्म हुआ है, अलबरूनी का परिचय खत्म हुआ, इब्न बतूता का परिचय खत्म हो गया है, ठीक है। इब्न बतूता कब आया भारत, 14वीं शताब्दी में। कहां से आया, मोरक्को से, ठीक है, ठीक है। याद रखेंगे किसके दरबार में आया, दिल्ली में, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने काजी या न्यायाधीश का पद दिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कारागार में डलवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये सब याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। और फिर अगले पार्ट में अपने मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।